Accounting Paper 1 7707 Paper 1 Variant 2 May June 2022 1 hour 15 minutes. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, 75 मिनट्स में हमने करने होते हैं और तकरीबन 2 मिनट हमें एक क्वेश्चन के लिए मिले हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बुक कीपिंग। Entering details of a check received from a customer in a cash book considerable है। Entering details of a goods purchased on credit in a purchases journal considerable है। Producing an income statement to calculate the profit for the year नहीं, बुक कीपिंग में नहीं आएगा ये बिल्कुल भी। Recording details of credit sales in the account of a credit customer ये भी पॉसिबल है। अच्छा 1 2 एंड 4 1 2 एंड 4 1 2 एंड 3 1 2 एंड 4 1 अच्छा 1 2 एंड 4 भी है। बिस्मिल्लाह करके चेक करते हैं सही है कि नहीं। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2। बुक कीपिंग का बेसिक यही काम होता है कि जो भी उसने चेक्स रिसीव किए हैं, किसी भी किस्म का गुड परचेज किया है क्रेडिट पे या किसी भी किस्म की सेल्स की हैं क्रेडिट पे, तो ये सब चीज़ें जो रिकॉर्ड हो रही हैं वो बुक कीपिंग के अंदर आती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है हाउ डज अ ट्रेडर यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जो आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो ट्रेडर किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। ऑब्वियस आंसर है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश ड्राइंग्स का। इससे कोई वास्ता नहीं है। आई थिंक सो, खैर ऐसा नहीं है। टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज ओड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शायद पॉसिबल हो। खैर टू चेक द बैलेंस शोन ऑन अ बैंक स्टेटमेंट नहीं। टू कंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कि बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है साल साल जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। इसका डी होगा पॉसिबल आंसर। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेडर बाउट न्यू फिक्सचर्स, he paid half of the purchase price in cash and agreed to pay the balance in 2 months time. How does this purchase affect the accounting equation? अच्छा वो कह रहे हैं कि एक ट्रेडर ने फिक्सर एंड फिटिंग्स खरीदी है, आधी पेमेंट उसने परचेस की जो है वो कैश में पे कर दी है और बाकी की जो आधी है उसने कहा है कि 2 मंथ्स के अंदर जो है ना वो पे कर देगा। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जब भी आप कोई भी एसेट खरीदते हो, चाहे वो करंट एसेट हो या नॉन करंट एसेट हो या मतलब कोई भी ऐसी एसेट की परचेजेज होती है तो एसेट बढ़ता है। अब क्योंकि फिक्सचर एंड फिटिंग्स जो है वो नॉन करंट एसेट के अंदर आता है, वो ख़रीदा जा रहा है। अब वो नॉन करंट हो या करंट हो, एसेट है और उसकी परचेज हो रही है तो वो एसेट को बढ़ाएगा। तो ए और बी तो नॉन पॉसिबल आंसर्स हैं। अच्छा जी, ओनर की इक्विटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी भी जो नॉन करंट एसेट या करंट एसेट की परचेस की सूरत में जो पेमेंट है वो कैश पे हो, बैंक से हो, चेक से हो, किसी भी सूरत में हो, एक
दफ़ा में हो, 2 दफ़ा में हो, इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर है डी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, ऑन 2 अप्रैल नीना रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जफर, अ क्रेडिट कस्टमर। नीना का एक क्रेडिट कस्टमर है जिसने उधार पे उससे चीज़ें खरीदी हुई हैं नीना से। उससे नीना को 2 अप्रैल पे एक चेक मिलता है। 12 अप्रैल को चेक रिटर्न हो जाता है बैंक से, बगैर किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन के। यानी कि चेक जो 2 अप्रैल को नीना के पास आया, उसने बैंक में जमा कराया, वो कैश नहीं हुआ और 12 अप्रैल तक डिले हुआ और 12 अप्रैल को रिटर्न हो गया। What entry would Nina make on 12th of April? अब वो कह रहा है कि 12th of April को नीना क्या एंट्री बनाएगी। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि जब नीना ने चेक लिया था तो जफ़र को क्रेडिट पे डाला था, जिसको आप वापसी डेबिट पे डालोगे तो जफ़र आ जाएगा डेबिट पे और बैंक आ जाएगा क्रेडिट पे, क्योंकि आपने बैंक को डेबिट पे डाला था, उसको वापसी क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका आ जाएगा डी। ओके। डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का कोई इससे वास्ता नहीं है, क्योंकि उसने नहीं बोला कि ये जो है क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। उसने सिंपल बोला कि चेक आया था, वो बाउंस हो गया, बस सिंपल बात रखो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एन इज अ ट्रेडर। ऑन 1 April Cindy's account in Anne's ledger showed a credit balance of 520। एन एक ट्रेडर है जिसका कस्टमर है सिंडी, और वो कह रहा है एन के लेजर में सिंडी का क्रेडिट बैलेंस $520 का है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द अप्रैल मंथ। अप्रैल के 2 को एना ने रिटर्न की गुड्स सिंडी को $30 की। अच्छा, ये सिंडी जो है हमने गलत थोड़ा सा वो किया, कंसिडर किया। सिंडी जो है वो उसका कस्टमर नहीं है बल्कि उसका सप्लायर है। $30 की जो उसने सप्लायर को एना ने एन ने वापसी की है, रिटर्न की है, परचेज रिटर्न्स की हैं। ठीक है। एन ने फिर 14 अप्रैल को $210 की सिंडी से परचेजेस की हैं, वो भी कैश पे। विच स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस ऑन सिंडीज अकाउंट इज इन एंड्स लेजर ऑन 30th April इज करेक्ट। अच्छा जी, पहले इसने 520 ओ कर रहा था, तो 30 की उसने वापसी कर दी, पीछे बचा 490। तो ये जो 700 वाली ये फिगर है ये तो हो जाएगी शड़ुंग करके कैंसिल, इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि 210 तो कैश पे हुआ है ना, उसका तो कोई इससे वास्ता ही नहीं है। 490। अब वो कह रहा है
एन ओस सिंडी $490 या सिंडी ओस एन $490। ऑब्वियस सी बात है, एन ने देना था ना $490 सिंडी को, तो ए जो है ना वो आपका इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। स्कूल के बच्चे ऐसे बोलते थे। गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट बाय ट्यूमेलो फ्रॉम टैबोगो आर रिटर्न्ड बिफोर दे आर पेड फॉर। कह रहे टूमेलो ने टैबोगो से कुछ चीज़ें खरीदी थी, लेकिन पेमेंट की डेट से पहले ही, क्रेडिट कस्टमर था ट्यूमेलो टैबोगो का, और क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी, एक डेट दी कि फला डेट को इसकी मैं आपको कैश पेमेंट या बैंक या चेक वगैरह दूंगा, लेकिन वो चेक की डेट आने से पहले या कि पेमेंट की डेट आने से पहले जो है ना वो टैबोगो को सेल्स रिटर्न हो गई। वो कह रहे ट्यूमेलो कीप्स अ फुल डबल एंट्री सिस्टम, यानी कह रहा है भाई ट्यूमेलो हल्का बंदा नहीं है, उसने चीज़ें जो है ना फुल मैनेज की हुई हैं, डबल एंट्री बना के रखता है सब कुछ। तो वेयर विल टोमेलो रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी कि जो उसने परचेज रिटर्न किए हैं वो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा। कैश बुक एंड सेल्स लेजर का टोमेलो से कोई वास्ता नहीं, टैबोगो से शायद वास्ता होता, वो हम तब बताते जब उसकी बात हो रही थी। जनरल लेजर ओनली, जनरल लेजर ओनली नहीं है, जनरल लेजर के अंदर भी आएगा। जनरल लेजर एंड परचेजेस लेजर, हाँ ये पॉसिबल आंसर। परचेज लेजर ओनली नहीं, परचेज लेजर ओनली नहीं होगा, परचेज लेजर और जनरल लेजर दोनों के अंदर आएगा। तो इसका आंसर बनता है सी, क्योंकि परचेजेस की हैं तो परचेज लेजर में आएगा, जनरल लेजर में इसलिए आएगा कि फिर परचेज रिटर्न हो गई है। तो सी है इसका आंसर। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7। डेव सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट। ठीक है, डेव सप्लायर है, पीटर होगा ट्रेडर वगैरह होगा, कुछ होगा। खैर, ऑन 1 अप्रैल पीटर और डेव $440, यानी कह रहे 1 अप्रैल को जब हमने देखा अकाउंट तो पीटर ने $440 देव को देने थे। देव सेंट और रिसीव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन अप्रैल। वगैरह देव ने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की हुई थी, उसने ये दिखा दिए जी। 7 अप्रैल की इनवॉइस थी $360 की। उसके बाद 12 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ आफ्टर डिडक्टिंग 11 कैश डिस्काउंट। ठीक है, 429 उसको रिसीव हुआ है चेक की सूरत में, वो भी तब चेक मिला जब उसने $11 का कैश डिस्काउंट दिया पीटर को। फिर 13 अप्रैल को डेबिट नोट है $50 का और क्रेडिट नोट है 15 अप्रैल को $50 का। तो व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन 30 अप्रैल। वो कह रहे क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा 30 अप्रैल को। वेरी गुड क्वेश्चन। 440 वो था। ये नहीं समझ आया, चलो खैर इसको बाद में देखते हैं। ये अल्लाह, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। A business sold goods with a list price of $50। बिजनेस से गुड्स सेल की हैं $50 ईच की। ठीक है जी।
द आइटम्स ऑफ ट्रेड वर ट्रेड डिस्काउंट फॉर मोर देन 20 आइटम्स वॉट 10%। वो कह रहे कि अगर 20 आइटम से ऊपर चीज आइटम्स खरीदें तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट वैसे ही मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो ऊपर $50 ईच की चीज़ थी वो आपने 20 खरीदे, 21 खरीदे, मोर देन बोला है, मोर देन ये इक्वल्स टू नहीं बोला, 30 खरीद लिया आपने, 30 आइटम खरीद लिए ये वाले $50 वाले, तो 1500 की बनता है। तो $1500 पे 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि बनता है $150। तो $1350 आपको देने होंगे। कैश डिस्काउंट इफ कस्टमर पेज विद इन 30 days। वो कह रहे एक और सहूलत दे दीजिए, अगर विद इन 30 days आप देते हो ना कैश, जो आपने चीज़ें खरीदी हैं उस पर, तो 4% का आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 1350 हो गए और फिर 1500 का 4% निकालो, 1500 का 10%, 150, 150 का 15 रुपये, 15×4 60 रुपये, तो 1350, तो $1290 आपको फिर पे करने होंगे। ठीक है। हाउ मच वॉज रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम अ कस्टमर हु बॉट 25 आइटम्स एंड पेड आफ्टर 35 days। अच्छा जी, क्योंकि उसने 35 डेज में पेमेंट की है तो इसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब उसने 25 आइटम खरीदे हैं तो उसको ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा 10% का, तो $50 की एक है, 500 हजार, $1000 फॉर 20 आइटम्स और $250 फॉर 5 आइटम्स, तो $1250 का आपकी टोटल नॉर्मल बाइंग बनती है। इस पे 10% का आपने ट्रेड डिस्काउंट बना दिया तो $125 की आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1250 में से 1150, 1125 आपको पे करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। Paul sent rents premises from John and pays the rent by credit transfer। पॉल ने रेंट पे लिए जगह जॉन से और रेंट दिया है उसको क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट ट्रांसफ़र से, जो भी कह लो। ठीक है। अब बताओ हाउ वुड जॉन रिकॉर्ड दिस। जॉन तो सिंपल रखेगा, अकाउंट जिसको डेबिट पे डालेगा वो बैंक होगा और अकाउंट जिसको क्रेडिट पे डालेगा वो रेंट रिसीवेबल होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर है। जॉन का कोई वास्ता नहीं है कि उसको जो पैसे हैं वो क्रेडिट ट्रांसफ़र से मिल रहे हैं या डेबिट ट्रांसफ़र से मिल रहे हैं या कैश से मिल रहे हैं या चेक से मिल रहे हैं। वो तब होता है अगर ये पॉल का बोलते हैं ना, तो फिर रेंट रिसीवेबल शायद आ जाता है अकाउंट डेबिट पे, लेकिन वो सिचुएशन अलग है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सीता डिस्कवर्स दैट $1000 received from the sale of fixtures had been entered in the sales account। अच्छा जी, वो कह रहे फिक्सचर सेल की थी। फिक्सचर एक नॉन करंट एसिड है। ठीक है जी, उसका जो सेल हुआ $1000 का वो उसको डिस्पोजल के अकाउंट में डालना था, जो कि उसने गलती से सेल्स के अकाउंट में डाल दिया। ठीक है।
अब वो कह रहा है कि विच जर्नल एंट्री करेक्टेड दिस एरर। तो सबसे पहले जो आपने सेल्स को क्रेडिट पे डाला है उसको डेबिट पे डाल दें। तो ए तो आपका ए और बी आपका शुंग हो गया, कैंसिल हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है जी। अब आप बात करते हैं कि आपने क्रेडिट पे क्या डालना है, डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर्स या फिक्सचर्स। ऑब्वियसली डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर्स, तो इसका आंसर आ गया सी। अच्छा जी। The totals of a trial balance didn't agree and $200 was debited to a suspense account। वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो $200 डेबिट से एग्री नहीं करता। The total of a trial balance didn't agree and $200 was debited to a suspense account। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑन चेकिंग द बुक्स इट वाज फाउंड दैट टू एरर्स हैड बीन मेड। अच्छा सिंपल है यार, एरर्स पे आओ ना डायरेक्ट। ये कह रहा है कि सेल्स इनवॉइस फॉर $700 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल एज 770। $70 से उसने सेल्स को जो है वो बढ़ा दिया था। द सेल्स जर्नल हैड बीन टोटल्ड इनकरेक्टली। अच्छा सेवन, पहले ही $70 से जो है वो इंक्रीज किया और फिर भी सेल्स जर्नल को सही से टोटल ही नहीं किया। तो अच्छा ये कह रहा है ऊपर जो उसने लिखा था कि 200 वॉज डेबिटेड टू अ सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब ये है कि उसने जो है वो 200 से सेल्स जर्नल को ओवरकास्ट कर दिया था। ओवरकास्ट बाय 130, ओवरकास्ट बाय 200, ये पॉसिबल आंसर है। अंडरकास्ट बाय 130, अंडर ओवरकास्ट बाय 200, बी आंसर होगा इसका। क्योंकि उसने बता दिया ना ऊपर के 200 वॉज डेबिटेड टू अ सस्पेंस अकाउंट, डेबिट थोड़ी ना करना था और वो भी 200 थोड़ी ना करना था। खैर ओवरकास्ट बाय बी आंसर है। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12। The income statement of a business showed a loss for the year of 16,000। कह रहे कि जी बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट जो है वो 16,000 का लॉस दिखा रहा है इस साल। ऑन चेकिंग द बुक्स द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है जी। वो कह रहा है कि इसमें कुछ एरर्स पकड़े गए हैं। नंबर वन कह रहा है कि नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड $480। यानी वो कह रहा है एक इंश्योरेंस थी $480 की, प्रीपेड थी, उसको कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया गया। फिर वो कह रहे हैं नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर बैंक चार्जेस 620। ओमिशन हुई हुई है 620 की, बैंक चार्जेस जो इसने लगाने थे वो नहीं लगाए। व्हाट वाज द करेक्ट लॉस फॉर द ईयर। देख लेते हैं जी। सोलह हजार में से 480 आप माइनस कर दो तो
क्या आंसर आएगा? 16,000 में से 400 माइनस करो तो 15,600, और 80 माइनस मोर कर दो तो 15,520। 15,520 में से 15,520 में 620 ऐड कर दो। 15,520 में 20 ऐड करो तो 15,540। 15,540 में 600 ऐड करो तो 16,140। वट वॉज द करेक्ट फॉर लॉस फॉर द ईयर? तो 16,140। 14,900, 15,860, 16,140। हाँ ये राशि ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13। What would result in a cash book balance being lower than the balance showing on a bank statement? कह रहे what would result in a cash book balance being lower than the balance showing on a bank statement? वो कह रहा है कि कैश बुक का बैलेंस जो है वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कम हो तो क्या होगा? किस सूरत में ये हुआ होगा? कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वाज नॉट रिकॉर्डेड। पॉसिबल आंसर लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ना कम करनी है, कैश बुक कम करनी है। चलो, अ कस्टमर चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक appeared only on the bank statement. नहीं, पेमेंट by a customer directly into the bank was not recorded in the cash book. हाँ ये सही है। इसमें ये कहना जा रहा है कि कस्टमर ने एक पेमेंट की डायरेक्टली बैंक में और वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो इस सूरत में कैश बुक जो है का बैलेंस वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। सी 13 का। ठीक है जी। थैम्बी is preparing her sales ledger control account she needs to know. थैम्बी जो है वो एक सेल्स लेजर एसएलसीए बना रहा है। वो कह रहा है कि द टोटल फॉर गुड्स विच हैव बीन रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, उसका उसको टोटल चाहिए। द अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर विच हैव बीन रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल डेब्ट। उसको दो चीज़ें चाहिए। एक जो कि इसको सेल्स रिटर्न्स हुई हैं क्रेडिट कस्टमर से, और दूसरा जो इसने बैड डेप्ट कंसीडर किया है वो। ये दो चीज़ें उसको चाहिए। तो वो कह रही है कि वेयर कैन शी ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन? तो जो सेल्स रिटर्न हुई हैं वो तो सेल्स रिटर्न जर्नल में आ जाएंगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न जर्नल, चलो कंसीडरेबल है खैर। और दूसरा क्या है? क्रेडिट कस्टमर विच हैव बीन रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल डेब्ट। जो बैड डेब्ट होता है वो जनरल में आता है, और जो सेल्स रिटर्न हैं वो सेल्स रिटर्न जनरल में आती हैं। तो डी आंसर आएगा। ठीक है जी, सही हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 15। द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड व्हेन अ न्यू मशीन was purchased.
वो कह रही है कि एक मशीनरी खरीदी गई और ये फॉलोइंग पेमेंट्स जो है वो हुई हैं। 32,000 रुपये की मशीन की कॉस्ट थी, डिलीवरी कॉस्ट उसकी 1800 थी, इंश्योरेंस कॉस्ट 2000 थी, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज इंस्टॉलिंग द मशीन 1300 थी। मशीन आई है, उसकी कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट है और मशीन लगाने की कॉस्ट है। और बड़ा प्यारा उसने क्वेश्चन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट आप कंसीडर करोगे। 32,000 जमा 1800, 33,800, 33,800 जमा 1300, 34,800, 34,800 और 35,100। इंश्योरेंस की हम जो अमाउंट है वो इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे कि वो तकरीबन आपके हर मंथ ही आती है या हर साल आती है, जो भी ये दो वो क्राइटेरिया है, वो डिपेंड करता है। तो वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस में आएगा और वो हर साल या हर महीने की जो भी आपका अकाउंट बनेगा उसमें जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। 35,100 सी आंसर है। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 16। A non-current asset was depreciated at the end of the first year of ownership using the straight line method based on the following information. वो कह रहे कि एक नॉन करंट एसेट था, उसको डेप्रिशिएट किया पहले साल के एंड में एसएलएम मेथड के थ्रू। ठीक है जी। उसकी कॉस्ट थी 20,000, वर्किंग लाइफ थी उसकी 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू 4,000। ठीक है जी। 4 साल उसने कंसीडर की है कि वर्किंग लाइफ होगी इसकी। It was then found that the reducing balance method at 30% per annum should have been used. अच्छा जी। वो कह रहे कि एसएलएम से किया था ना ऊपर एनएम में, तो वो कह रहे कि बाद में रियलाइज हुआ कि एसएलएम के बजाय 30% पर एनएम के हिसाब से आरबीएम से इनको डिप्रिशिएट करना चाहिए था। What was the effect on the profit for the year of correcting this error? वो कह रहे कि इफेक्ट क्या पड़ेगा प्रॉफिट पे अगर आप इस एरर को करेक्ट करो तो। ₹2,000 मजीद प्रॉफिट कम होगा, डिक्रीज बाय $2,000। हाँ सही है ए, क्योंकि 30% पर एनम के हिसाब से $20,000 का जो 30% आता है वो 6,000 आता है। इसने 4,000 माइनस कराया है, तो जब आप 6,000 माइनस करोगे तो 2,000 मजीद कम होगा प्रॉफिट। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 17। Elsevier purchased a motor vehicle costing $8,000 on 1st January 2018। कह रहे हैं एल्जेवियर ने परचेज की एक मोटर व्हीकल जिसकी $8,000 कॉस्टिंग थी और वो इसने परचेज की है 1 जनवरी 2018 को। 40% पर एनम के हिसाब से आरबीएम बेसिस पे इसने हर साल डेप्रिशिएट करनी है। Which journal entry records the depreciation for the year ended 31st December 2019? अगर कि विच जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन की
2019 के एंड में 31 दिसंबर 2019 को। तो एक बात तो क्लियर है कि डेबिट पे इनकम स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि मोटर व्हीकल की कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन कर रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन आप इनकम स्टेटमेंट में ही हमेशा रखते हो और डेबिट पे रखोगे क्योंकि एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 8,000 की। ये समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। एलाइस फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। एलाइस का फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म होता है। द बैलेंसेज ऑन आवर बुक्स ऑन 1 जनवरी 2020 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। 1 जनवरी 2020 को उसके जो बैलेंसेस थे उसमें कमीशन रिसीवेबल 250 था डेबिट पे, और रेंट रिसीवेबल 500 क्रेडिट पे। व्हाट डू दीज बैलेंसेस रिप्रेजेंट? कमीशन रिसीवेबल है 250 डेबिट पे, तो वो हमेशा इनकम जो होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है, मिली नहीं होती इनको। तो ए और बी कंसीडरेबल आंसर्स हैं। रेंट रिसीवेबल 500 क्रेडिट पे। क्रेडिट पे होने का मतलब है कि प्रीपेड है, और रेंट क्योंकि एक रिसीव कर रहे हो आप, इनकम है, तो इनकम प्रीपेड। पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19। एनुअल रेंटल इनकम ड्यू फ्रॉम कुमार अ टेनेंट इज $3,600। कुमार ने सालाना जो रेंट देना था वो $3,600 था। साल के शुरू में अच्छा, वो कह रहे हैं $3,600 पूरे साल का नहीं होगा। वो कह रहे हैं कुमार ने जो अमाउंट देनी थी साल के एंड में वो $3,600 थी, और साल के शुरू में जो उसने प्री पे किया हुआ था $900 था। एट द एंड ऑफ द ईयर ही ओड 2 months रेंट। अच्छा जी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है एनुअल रेंटल इनकम ड्यू फ्रॉम कुमार टेनेंट इज $3,600। वो कह रहा है कि कुमार का जो सालाना रेंट है वो $3,600 है, यानी कि 12 महीने के हिसाब से $300 पर मंथ। साल के शुरू में कुमार ने $900 प्रीपे किया हुआ था, यानी कि 3 महीने का उसने प्रीपे किया हुआ था, और साल के एंड में उसने 2 महीने का रेंट देना था। 5 महीने ही हो गए, पीछे कितने बचे? 7 महीने। तो यानी कि $300 पर मंथ के हिसाब से 7 महीने का $2,100। तो $2,100 जो है वो कुमार से रिसीव हुआ है साल भर में। ठीक है जी। Joel's inventory on 31st December 2019 was valued at 4,800।
ज्वेल की इन्वेंट्री 31 दिसंबर को वैल्यू की गई तो $4800 आई। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स कॉस्ट $100 हैड नॉट बीन इंक्लूडेड। चलो जी, $100 की चीज़ें जो है वो उसने कंसीडर ही नहीं की, मतलब भूल गया। एक कह लो गलती है, ओमिशन हुआ है, एरर। और 170 डॉलर जो कॉस्ट थी गुड की, उनको बजाय कॉस्ट के हिसाब से इंक्लूड करने के नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो 210 है उस पे उसने रिकॉर्ड कर दिया। तो what was the effect of the incorrect inventory valuation on Jewel's financial year at 31st December 2019? 170 से 210, 400, और ऊपर उसने कहा कि 100 कंसीडर ही नहीं किया। 400 ऊपर था और उधर से 100 नीचे था, तो 300 बचा जो कि ऊपर है। तो 100 जो इन्वेंट्री थी वो उसने ओवर स्टेट की हुई थी। 100 से होगा, 60 से होगा। 60 से होगा ना, देखो 40 है ना, 400 थोड़ी है। 400 बोल रहा हूँ मैं भी, दिमाग खराब होगा मेरा। 400 तो 600 से, तो 60 से जो है ना वो इन्वेंट्री कम हुई है या ज़्यादा हुई है? कम हुई हुई है ना। हाँ ठीक है, 40 नीचे बचा, 40 और 100 60 बचा। 60 अंडर स्टेट हुई हुई है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड ऑफ 60। तो बी या सी में से कोई आंसर है। फिर वो कह रहे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ऑब्वियसली अंडर स्टेट होगा 60 से, प्रॉफिट भी। तो डी आंसर है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 21। The owner of a business took goods for his own use but forgot to make an entry in the accounts. तो कह रहे ओनर ऑफ अ बिजनेस टुक गुड्स फॉर हिज ओन यूज बट फॉरगॉट टू मेक द एंट्री इन द अकाउंट्स, यानी कि ड्राइंग्स है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर? प्रॉफिट ऑब्वियसली जो है वो ओवर स्टेट होगा, अंडर स्टेट होगा। अंडर स्टेट होगा ना यार, वो कर ली ना, ड्राइंग्स कर ली ना, ड्राइंग्स से तो प्रॉफिट कम होता है। अंडर स्टेट यानी कि ए और बी तो कंसिडरेबल ही नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या वास्ता? नो इफेक्ट, सी होगा इसका आंसर। कैपिटल एम्प्लॉयड का तो कोई वास्ता ही नहीं है ना, उसने कैपिटल एम्प्लॉयड का जिक्र भी नहीं किया हुआ। Rajit and Sunil formed a partnership on 1st January 2019 but didn't prepare a partnership agreement. They provided the following information. वगैरह राजित और सुनील ने जो है वो एक पार्टनरशिप फॉर्म की 1 जनवरी 2019 को, लेकिन कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़रा उसको देख लेते हैं। कैपिटल जो है वो राजित ने $40,000 डाला, सुनील ने 20,000 डाला 1 जनवरी 2019 को, जब इन्होंने शुरू किया था।
राजिद ने ड्राइंग्स $5,000 की सुनील ने $3,500 की। शेयर जो है ना वर्क का, वो 50-50 हुआ। आधा काम राजिद करता था, आधा सुनील करता था। They decided to draw up a partnership agreement for future years. अब उनको दिमाग चला कि जी एक एग्रीमेंट बनना चाहिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आ सकें इसलिए। Which item would be most beneficial to Rajit in 2020? राजिद का कैपिटल ज़्यादा है, ड्राइंग्स भी ज़्यादा हैं, शेयरिंग बराबर की है। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजिद को अगर मिले तो फ़ायदा तो है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अबे उल्टा पड़ेगा ना, ड्राइंग्स भी तो ज़्यादा राजिद ही निकाल रहा है। लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स वास्ता नहीं है, फ़र्क तो पड़ेगा राजिद को इससे, लिमिट कर दो तो। पार्टनरशिप सैलरीज कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 50-50 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है क्योंकि राजिद जो है वो कैपिटल ज़्यादा दे रहा है ना, दिया हुआ है, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23। Harry and Jane are in partnership. The following information relates to Harry for the financial year. हैरी और जेन ने पार्टनरशिप फॉर्म की है। ये जो टेबल इन्होंने बनाया हुआ है ये हैरी के फाइनेंशियल ईयर से रिलेट कर रहा है। हैरी ने साल भर में $8,000 सैलरी ली है। ड्राइंग्स $2,800 की हैं और प्रॉफिट $4,600 मिला उसको। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ हैरीज करंट अकाउंट वाज 28,200। अच्छा जी, 28,200 का उसका करंट अकाउंट था ओपनिंग बैलेंस पे, क्रेडिट बैलेंस पे। व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट? इसका अंदाजा नहीं हो रहा वैसे, चलो खैर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड at 31st December 2018 included the following. ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $40,000 है, जनरल रिजर्व $8,000 है, रिटेन अर्निंग $65,000 है, 8% डिपेंजर जो कि 2025 में उन्होंने पे करना है वो $30,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 वॉज $42,000, यानी कि प्रॉफिट साल का $42,000 आया। डिविडेंड पेड जो है वो $10,000 है। टोटल इक्विटी कितने की होगी? सिंपल है।
40,000 में आप 8,000 और 65,000 ऐड करेंगे। 40 और 60 1 लाख, 1 लाख और 8,000, 1 लाख 8,000, 1,13,000, 1,13,000 में 42,000 और मज़ीद ऐड करेंगे। 1,10,000 कंसीडर करते हैं, 1,50,000, 1,55,000 और डिविडेंड पे किया 10,000 तो 1,45,000। तो इसका आ गया बी आंसर। ठीक है जी। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ डिबेंचर्स? डिबेंचर जो है ना, वो सिंपल सी चीज़ है ये कि वो एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, और वो भी लॉन्ग टर्म। लोन्स वगैरह जो होते हैं ना उसको डिबेंचर्स कहते हैं। जो भी बैंक लोन लिया हुआ है किसी भी चीज़ के लिए कंपनी ने, उसको डिबेंचर कहेंगे। विच कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? प्राइम कॉस्ट क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए? कैरेज इनवर्ड होगा। यस, कैरेज इनवर्ड होता है ना प्राइम कॉस्ट यार। सिंपल सी चीज़ है, अब इसमें क्या समझाऊँ। चलो खैर। अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2,36,000 रुपये की प्राइम कॉस्ट है। 42,000 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 का है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6,000 रुपये का है। तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी? सिंपल है। 2,36,000 जमा 42,000 जमा 8,000, तो 36 जमा 42, 36, 76, 78, 278, 278 में 8, तो 286, 286 माइनस 6, तो $280,000। 27 का डी। ठीक है जी। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल बता दिया उसने ओपनिंग डेट पे। फिर ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग डेट पे। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बता दिया। फिर रिकवरेबल यानी कि बैड डेब्ट बता दिया। डिस्काउंट अलाउड बता दिया। क्रेडिट सेल्स उसकी कितने की होंगी?
ये समझ नहीं आ रहा, चलो खैर। गॉर्डन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। रेवेन्यू दिया हुआ $90,000 का, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है $8,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है $2,000 की, मार्कअप दिया हुआ है 50% का। गॉर्डन ने $7,000 की चीज़ें अपने खुद यूज़ के लिए ली हुई हैं, तो जो इसकी परचेजेस होंगी कितनी होंगी वो। 61,000 की। ठीक है जी, समझाने का नहीं अभी टाइम, थोड़ा सा रह गया। शाबेलो का लिक्विड एसिड टेस्ट रेशो जो था वो 1 जनवरी 2019 को बेहतर था 31 दिसंबर 2019 से। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये कह लो इसकी वजह से क्या हुआ होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हुआ नहीं, इन्वेंट्री डिक्रीजेस शायद पॉसिबल हो। अदर पेबल्स का कोई वास्ता नहीं, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ होगा। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है। ठीक है जी। द फॉलोइंग रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर अ ट्रेडर। प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 15% पहले साल का, 20% दूसरे साल का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% पहले साल, 6% दूसरे साल। वो कह रहे कि चेंजेस जो है इसमें वो क्या बता रही हैं। सिंपल है कि प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो पहले दो तो निकल गए, प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज बीन इंक्रीज एंड कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। खाली कैपिटल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। मोर लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन रिपेड, इसका कोई वास्ता नहीं है, सी है आंसर। Which external parties would be interested in the accounting ratios of a business? अकाउंटिंग रेशियोज का बिजनेस, क्या अकाउंटिंग रेशियोज का कौन सी एक्सटर्नल बॉडीज का वास्ता है? गवर्नमेंट का तो नहीं, इन्वेस्टर्स का हो सकता है, मैनेजर्स का भी हो सकता है, टैक्स अथॉरिटीज का भी हो सकता है। मैनेजर्स का और गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, इन्वेस्टर या टैक्स अथॉरिटीज। लेकिन रेशियोज का क्या वास्ता है टैक्स अथॉरिटीज का, इन्वेस्टर्स ही हैं। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल है ना। कोई भी अकाउंटिंग रेशो है उसको देख के ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ना कंपनी के अंदर। अगर रेशो बुरा आ रहा होगा तो फिर तो नहीं इन्वेस्ट करेगा। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी डिडंट अकाउंट फॉर द अनयूज्ड स्टेशनरी वैल्यूड एट $50। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिड द कंपनी अप्लाई? सिंपल है, मटेरियलिटी। उसमें ये नीच किस्म की चीज़ है ना, मैं बोलता हूँ उनको। खैर, छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं गिनते, देख लो। हाँ सही है। A trader wrote off the balance on a credit customer account as irrecoverable. ठीक है। Which accounting principle was applied? क्या कह रहे हैं? A trader wrote off the balance on a credit customer account as irrecoverable. अच्छा जी, क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट जो है वो इरेकवरेबल कंसीडर किया तो वो सिंपल है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है वो
जो आपकी क्रेडिट कस्टमर है वो बैड डेब्ट कंसीडर किया जाएगा. A limited company applied the accounting objective of the comparability in preparing its financial statements. What is the effect of this on interested parties? Uh, accounting objective comparability in preparing its financial statements. ठीक है जी. सिंपल है, सिमिलैरिटीज वगैरह जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है. तो बी आएगा आंसर. ठीक है जी. यहाँ ये ख़त्म होता है हमारा. 35 में से हमने कितने नहीं किए अभी तक? तो एक भी ऐसा नहीं आया. देख लेते हैं. देखो जी, ये एक, दो, तीन, चार, चार नहीं किए. 31 नंबर पे ए ग्रेड आराम से बन जाता है.